हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अनिल मोहन जी का नॉवेल हमला, जो कि बंधक का अगला भाग है। तो जो लोग इस नॉवेल को पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले बंधक को पढ़ लें, जिससे कि उन्हें कहानी समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमला। 10 आतंकवादी पाकिस्तान से सीमा पार करके हिंदुस्तान पहुंचे, फिर पहुंच गए दिल्ली और 3 दलों में बंटकर 3 जगहों पर हमला करके कत्लेआम मचा दिया और लोगों को बंधक बनाकर बैठ गए। अभी भी जारी है सनसनी, रोमांच, कदम कदम पर दहशत और मौत का नंगा नाच। सबसे बड़ा हमला, मोना चौधरी और देवराज चौहान के आतंक के खिलाफ जंग। पाकिस्तान, मियाँवाली शहर, सुबह 9:30 बजे, 7 तारीख। हम मियाँवाली आ पहुँचे, वारिस ने कहा। जानता हूँ, महाजन बोला। शेर खान को फ़ोन करो, जो कि अली के संगठन को ड्रग सप्लाई करता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम लोगों को अली तक पहुँचाएगा। पागल होगा जो शेर खान ऐसा करेगा, वारिस ने गहरी सांस लेकर कहा। यह जानकर कि हमें वसीम खान ने भेजा, वो कुछ करेगा, महाजन बोला। मुझे कुछ मत कहो, वारिस ने बाहर देखते हुए कहा। मेरा काम तुम लोगों को मियाँवाली तक पहुँचाना था, सो पहुँचा दिया। मैं शेर खान से फ़ोन पर बात करती हूँ, मोना चौधरी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मोबाइल से ही कर, महाजन ने कहना चाहा। सामने एसटीडी बूथ है, वहाँ से शेर खान को फ़ोन करती हूँ। मोना चौधरी कार से निकली, दरवाज़ा बंद किया और बूथ की तरफ बढ़ गई। ऊपर वाला ही तुम लोगों का बेड़ा पार लगा सकता है, वारिस बोला। कोई भी अली के खिलाफ तुम्हारे काम नहीं आएगा। बुरा मत बोलो, अच्छी बात कहो, महाजन ने मुंह बनाकर कहा। वारिस जाने क्या बड़बड़ा कर रह गया। उनके देखते ही देखते मोना चौधरी एसटीडी वाली दुकान में प्रवेश कर गई। दुकान में एक तरफ लकड़ी का बक्सा मौजूद था। पुरानी से कुर्सी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने एक निगाह बुरके में छिपी मोना चौधरी पर डाली, फिर अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गया। मोना चौधरी ने बक्से का दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश करके रिसीवर उठाया। फिर वसीम खान का दिया कागज़ निकाला, जिस पर शेर खान का नंबर लिखा था। अगले ही पल वो नंबर मिलाने लगी। एक ही बार में नंबर मिला और दूसरी तरफ बेल जाने लगी। मोना चौधरी रिसीवर कान से लगाए खड़ी रही। कई बार बेल बजी, फिर उसके कानों में आवाज़ पड़ी, हेलो। काश वो आवाज़ मोना चौधरी पहचानती होती। शेर खान, मोना चौधरी ने पूछा। हाँ, तुम कौन हो? धीमे धीमे मोना चौधरी मौत की तरफ बढ़ने लगी थी। मुझे मर्दान शहर से वसीम खान ने तुम्हारा नंबर देकर भेजा है, मोना चौधरी बोली। वसीम? वो तो मेरा खास यार है। उसकी माँ तो मेरी माँ जैसी है। कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? दूसरी तरफ शेर खान के रूप में बात करने वाला और कोई नहीं, खुद अली ही था। परंतु मोना चौधरी अली की आवाज़ नहीं पहचानती थी, और ये बात तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि शेर खान को फ़ोन करेगी तो अली शेर खान बनकर उससे बात करेगा। मोना चौधरी को तो जैसे 100% यकीन था कि वो शेर खान से ही बात कर रही है। पूर्व प्रकाशित उपन्यास बंधक आपने अवश्य पढ़ लिया होगा, और अब ये कहानी उससे आगे की है। एक काम है, मोना चौधरी बोली। तुम वो काम कर सकते हो? कहो कहो, वसीम खान की खातिर मुझे जो भी करना पड़ेगा वो ज़रूर करूँगा। उधर से अली की सामान्य आवाज़ आई। फ़ोन पर बात नहीं हो सकती तो मेरे पास आ जाओ, पता नोट कर लो। उधर से पता बताया गया। मोना चौधरी ने वो पता दिमाग में बिठा लिया। क्यों नहीं, मैं फुर्सत में हूँ, आ जाओ। तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। मोना चौधरी। ठीक है, आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, उधर से अली ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मोना चौधरी ने रिसीवर रखा और उस बूढ़े को कॉल के पैसे देकर वापस कार में आ बैठी। काम बन गया लगता है। शेर खान से मेरी बात हुई, उसने अपना पता दिया है, हम वहीं चल रहे हैं, मोना चौधरी बोली। पता क्या है, वारिस ने पूछा। मोना चौधरी ने पता बताया। ज़्यादा दूर नहीं है ये जगह, आधे घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वारिस ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। हम शायद जल्दी ही अली तक पहुँच जाएं, मोना चौधरी ने महाजन से कहा। ये तो अच्छा रहेगा, महाजन ने गहरी सांस ली। तुमने शेर खान को बताया कि क्या काम है तुम्हें? कार चलाते वारिस ने पूछा। नहीं, ये बात फ़ोन पर करना ठीक नहीं था। मतलब कि शेर खान नहीं जानता कि तुम उससे किस मामले में सहायता चाहती हो, वारिस के होठों से निकला। मुलाकात होने पर जान जाएगा। यकीन करो मेरा कि सारा मामला जानते ही वो तुम्हें चले जाने को कह देगा। शेर खान अली के संगठन को ड्रग्स सप्लाई करता है, ये उसका धंधा है। ऐसे में वो अली से दुश्मनी नहीं लेगा, जबकि तुम अली को ख़त्म करने के लिए उस तक पहुंचना चाहती हो। जंगल में रहकर शेर खान शेर से बैर नहीं करेगा। देखते हैं कि मेरी बात सुनकर शेर खान क्या कहता है। मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। शेर खान ने मुझसे कहा है कि वसीम खान उसका यार है। उसकी माँ को वो अपनी माँ की तरह मानता है।
ये तब तक ही है जब तक वो ये नहीं जानता कि तुम अली की जान लेने के फेर में हो। ये जानते ही वो तुम्हारी तरफ पीठ कर लेगा। वसीम खान और उसकी माँ को भी भूल जाएगा। वारिस मुस्कुराकर कह उठा। इतना बड़ा शैतान है अली? मोना चौधरी भी मुस्कुराई। इससे भी बड़ा। अब तक तो तुम्हें इस बात का एहसास हो जाना चाहिए। मोना चौधरी ने बुर्का ओढ़ रखा था। महाजन पठानी सूट में, गालों पर हल्की दाढ़ी और सिर पर कॉटन की सफ़ेद टोपी थी। दोनों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि यह हिंदुस्तानी है। वारिस कार को दौड़ाए जा रहा था। उनमें आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद एक इलाके में कार जा पहुंची। साफ सुथरा इलाका था। छोटे मकान भी थे और बंगले भी बने हुए थे। वारिस 14 नंबर को ढूंढता वहां जा पहुंचा और कार रोककर बोला, ये रहा 14 नंबर बंगला। बंगले के बाहर शेर खान नाम का पत्थर भी लगा है। मोना चौधरी और महाजन की निगाह बंगले के फाटक की तरफ उठी। वहां पर एक गनमैन स्टूल पर बैठा था। गन उसने कंधे पर लटका रखी थी। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मोना चौधरी ने वारिस से पूछा। रुकोगे या? जाऊंगा मैं, वारिस कह उठा। एक बार पहले भी तुमने यही कहा था, परंतु हमारे वापस आने तक तुम हमें बाहर ही मिले, महाजन बोला। अब मैं जाऊंगा, वारिस ने मुस्कुरा कर कहा। सीमा पार टिथवाल में शंकर मिले तो उसे बताना कि मैं पूरी तरह तुम्हारे काम आया। ज़रूर, मोना चौधरी बोली और जेब से नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाती बोली, ये रखो। मैं ये नहीं लेता, परंतु गाड़ी के तेल का खर्चा भी तो निकालना ज़रूरी। इस काम में हमारा कोई विश्वसनीय हमारे साथ रहा, यही हमारे लिए बहुत है वारिस। मोना चौधरी मुस्कुराई। वारिस भी मुस्कुराया, नोट जेब में रखे और बोला, तुम्हारे सफल होने की दुआ करूंगा। मोना चौधरी और महाजन कार से निकले और बंगले के गेट की तरफ बढ़ गए। वारिस ने कार आगे बढ़ा दी और कुछ देर बाद उसी गली के बाहर कार को एक तरफ लगा दिया। उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। वो मोना चौधरी और महाजन की वापसी का इंतजार करने लगा। वो जानता था कि इन दोनों का निशाना अली है। अली को ख़त्म करने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो लगातार मोना चौधरी और महाजन के संपर्क में रहकर उनके साथी होने का ठप्पा अपने पर ही नहीं लगाना चाहता था, वरना इन दोनों का भेद खुलने पर अली उसे भी मार देगा। यही वजह थी कि वारिस बार बार इन दोनों से अपना संपर्क तोड़ लेता था और वक्त आने पर फिर से इनके लिए ड्राइवर या गाइड का काम करने लग जाता था। बहरहाल वारिस मोना चौधरी और महाजन के इंतजार में गली के मोड़ पर ही कार में बैठा था। शेर खान से मिलना है, मोना चौधरी ने गनमैन से कहा। नाम? गनमैन ने लापरवाही भरे स्वर में कहा। मोना चौधरी। गनमैन ने महाजन को देखकर कहा, इसके बारे में मुझे नहीं बताया गया। ये मेरे साथ है, चलो जाओ भीतर। गनमैन ने गेट की तरफ इशारा किया। मोना चौधरी ने आगे बढ़कर गेट को ढकेला तो वो खुल गया। मोना चौधरी महाजन के साथ भीतर प्रवेश कर गई। गेट के दाएं बाएं दोनों तरफ हरा भरा लॉन और फूलों की क्यारियां दिखी। एक माली वहां काम कर रहा था। तभी एक तरफ से नौकर आता दिखा। वो पास आ पहुंचा। कहिए, नौकर बोला। शेर खान से मिलना है, मेरा नाम मोना चौधरी है, आइए। नौकर मोना चौधरी और महाजन को लेकर बंगले के भीतर एक कमरे में पहुंचा। वहां पर पठानी कपड़ों में बेहद सेहतमंद व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। मोना चौधरी हो तुम? वो व्यक्ति सिर हिलाता कह उठा। नौकर चला गया था। हाँ, और तुम शेर खान? मोना चौधरी बोली। वो चंद पल मोना चौधरी को देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर कह उठा, मैं शेर खान नहीं हूँ। उसने महाजन को देखा। ये तुम्हारा साथी है? हाँ, महाजन नाम है इसका। मुझे शेर खान से मिलना है, उससे मेरी बात हुई थी। वो उठते हुए बोली, चलो वो साथ वाले कमरे में, आओ। मोना चौधरी और महाजन उसके पीछे कमरे से बाहर आ गए। वो आदमी दरवाज़ा ढकेल कर साथ वाले कमरे में प्रवेश कर गया। मोना चौधरी और महाजन उसके साथ थे। साथ वाले कमरे में कुर्सी पर अली बैठा था। वो उन्हें देखते ही मुस्कुरा कर कह उठा, स्वागत है मोना चौधरी। मुझे पहचानते हो? नहीं, लेकिन किसी औरत को मेरे पास नहीं आना था, सिर्फ तुम नहीं आना था। तुमसे ही बात हुई थी, अली बोला। ये मेरा साथी महाजन है। बैठो, खड़े क्यों? मोना चौधरी और महाजन खाली कुर्सियों पर बैठ गए। अली उस व्यक्ति को देखकर बोला, खाने पीने का इंतज़ाम करो। वो व्यक्ति सिर हिलाकर चला गया। अली ने शांत भाव से दोनों को देखकर कहा, वसीम खान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी माँ को मैं अपनी माँ मानता हूँ। उसने कहा था कि शेर खान हमारे काम आएगा। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अली ने सिर हिलाकर कहा, अपने दोस्त वसीम खान की खातर मैं क्या करूँ? हम हिंदुस्तान से आए हैं। अच्छा, तुम अली के संगठन को ड्रग सप्लाई करते हो? मोना चौधरी बोली। हाँ, यही मेरा धंधा है। अली तक तुम्हारी पहुँच है? हाँ, कोशिश करने पर मैं उससे बात कर सकता हूँ, अली ने सिर हिलाकर कहा। तुम जानते हो कि अली कब कहाँ होता है? नहीं जानता। अली अपनी भागदौड़ गुप्त रखता है। मैं तो सिर्फ उसके संगठन को ड्रग सप्लाई करता हूँ। वो औरतों का रसिया है। हर मर्द होता है, अली मुस्कुराया। तुम मुझे औरत के तौर पर अली तक पहुँचा दो। अली के होंठ सिकुड़े। 2 पल तक उसने मोना चौधरी और महाजन को देखा, फिर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे स्पष्ट बताओ। अली को ख़त्म करना है हमने। ऐसा क्यों? अली ने शांत भाव से कहा। बताना ज़रूरी है क्या? मेरा साथ चाहती हो तो तुम्हें बताना चाहिए। मोना चौधरी गंभीर नजर आने लगी, फिर बोली,
2 महीने पहले अली ने मुंबई में आतंकवादी भेजकर वहां हमला कराया था। तो ताज होटल में आतंकवादियों के हमले के दौरान किसी रसूख वाले का बेटा मारा गया और वो बदले में अब अली को मार देना चाहता है। इस काम के लिए उसने मुझे किराए पर लिया। तुम्हें? तुम क्या हो? मैं हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड की इश्तिहारी मुजरिम हूँ। मतलब कि दमदार हो? अली मुस्कुराया। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। समझा। तो तुम उस इंसान के वास्ते अली को मारने पाकिस्तान आ गई? मोना चौधरी ने सहमति से सिर हिलाया। वो आदमी कौन है जिसके कहने पर तुम अली को ख़त्म करने पाकिस्तान अजीत सिन्हा, दिल्ली का है और हिंदुस्तान की हस्ती है। अली ने आहिस्ता से सिर हिलाया। चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और उसी सेहतमंद आदमी ने भीतर प्रवेश किया। उसके पीछे नौकर ट्रे में चाय के प्याले और किशमिश काजू से भरी प्लेटें लाया था। नौकर सामान रखकर चला गया। अली उस आदमी से बोला, तुम भी यहीं बैठ जाओ। वो आदमी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। सब ने चाय का प्याला उठा लिया। शेर खान, तुम मुझे अली तक पहुंचा दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी, मोना चौधरी बोली। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, अली बोला। वसीम खान कहता था कि उसकी खातिर तुम सब कुछ कर सकते हो। वो ठीक कहता है, परंतु इसमें मुझे खतरा है। अली ने चाय का घूंट भरा। कैसा खतरा? मैंने तुम्हें अली तक पहुंचा दी और तुम अली को नहीं मार सकी तो मेरा भेद खुल जाएगा। फिर अली मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरा विश्वास करो, मोना चौधरी दृढ़ स्वर में कह उठी। अली एक बार मेरे हाथों में आ गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो, परंतु मैं कैसे विश्वास कर लूँ? मैं यूं ही हिंदुस्तान से अली को ख़त्म करने पाकिस्तान नहीं आ गई। मोना चौधरी के चेहरे पर खतरनाक भाव आ ठहरे। अली ने मोना चौधरी को देखा और चाय का घूंट भरकर शांत स्वर में कहा, अली को मारना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। ये काम मैं कर लूँगी, एक बार मुझे मौका तो दो। वो सेहतमंद व्यक्ति शांत भाव से कुर्सी पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। मौका तो एक बार ही मिलेगा, अली ने सिर हिलाकर कहा। तब या तो तुम अली को मार दोगे या अली तुम्हें मार देगा। अली ने तुम्हें मारा तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वसीम खान की खातिर मैं ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। मोना चौधरी ने राहत भरी सांस ली। महाजन ने भी खुद को हल्का महसूस किया। तभी चिड़िया जैसी आवाज़ वहाँ गूंजने लगी। अली फौरन कुर्सी से उठा और 4 कदम दूर टेबल पर रखे अपने सैटेलाइट फ़ोन के पास पहुंचा और उठाकर स्क्रीन पर आया नंबर देखा। चिड़िया के चहकने की आवाज़ बराबर वहाँ गूंज रही थी। हेलो। अली ने मोना चौधरी और महाजन पर नज़र डालकर बात की। जनाब, उधर से आवाज़ कानों में पड़ी। मैं नवाब बोल रहा हूँ। पहचाना? सब काम ठीक से चल रहा है, अली बोला। बढ़िया जनाब, 80 बंधक हैं हमारे पास। हॉल में सामने ही लाशों का ढेर पड़ा है। हमने पूरी तरह यहाँ पर कब्जा कर रखा है। कुछ देर पहले ही शाहिद ने ग्रेनेड लॉन्चर से कई ग्रेनेड बाहर फेंके। तगड़ी घबराहट है बाहर। शाबाश मेरे बच्चों, मेरा नाम रोशन कर रहे हो। किसी पर भी रहम मत करना, अली ने कठोर स्वर में कहा। जनाब, हिंदुस्तान तो गया, अब पूरी दिल्ली में मौत फैला देंगे हम। तुम सबसे मुझे यही आशा है। मांगों का क्या हुआ? हिंदुस्तानी सरकार से बात चल रही है। हमने 4 लोगों की मांग रखी है जो तिहाड़ जेल में बंद है। रहमान, बंदू खान, तौफीक और सुलेमान पिद्दा। देर सवेर हिंदुस्तान को हमारी मांगें माननी ही पड़ेंगी। पाकिस्तान का सिर ऊंचा करो। इसी दिन के लिए तुम्हारी माओ ने तुम्हें पैदा किया था। वही कर रहे हैं। अपनी मांगों पर डटे रहो, जीत हमारी ही होगी। पूरी दुनिया देख रही होगी तुम सबका कमाल। हम दुनिया को दिखा के रहेंगे कि पाकिस्तान में कितना दम है। क्रूरता दिखाओ, दहशत और डर फैला दो। हर किसी के मन में इतना भय भर दो कि पाकिस्तान का नाम सुनकर भविष्य में वे कांपा करें। अली ने बेहद खतरनाक स्वर में कहा। यही तो हम कर रहे हैं जनाब। लीडर के संपर्क में रहो, वही काम के बाद तुम सबको सलामत पाकिस्तान पहुंचाएगा। अभी मैं व्यस्त हूँ और कुछ देर बाद ठिकाने पर पहुंचकर तुमसे बात करूंगा। डटे रहो तुम सब सख्ती से, अली ने कहा और सैटेलाइट फ़ोन बंद करके मोना चौधरी और महाजन को देखकर बोला, मैं जानता हूँ कि अली कहाँ मिलेगा। बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। हम तैयार हैं, महाजन क्या उठा। अभी चलते हैं, अली ने कहा। फिर उस व्यक्ति को साथ आने का इशारा करके कमरे से बाहर निकल गया। वो व्यक्ति भी पीछे पीछे अली के साथ बाहर निकल गया। दोनों ने कमरे से कुछ दूर जाकर बात की। शुक्रिया शेर खान, अली ने उससे कहा। तुमने मुझे आने वाले खतरे से वक्त रहते सतर्क कर दिया। मैं ऐसा क्यों ना करता। वो व्यक्ति शेर खान ही था। वसीम खान ने मुझे फ़ोन करके बताया इन दोनों के बारे में कि ये क्या चाहते हैं, तो मैंने तुम्हें फ़ोन करके सब बात बता दी और तुम यहाँ आ गए। तभी इनका फ़ोन आ गया था। वसीम खान ने बताया था कि ये दोनों खतरनाक हैं। बेहतर यही होगा कि इन्हें ख़त्म कर दो। दिलेर दुश्मनों को मैं तड़पा तड़पा कर मारना पसंद करता हूँ। मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, फुर्सत में इन्हें बुरी मौत दूंगा। अभी मैं किसी और काम में व्यस्त हूँ। मेरा सारा ध्यान उधर ही है, चलता हूँ। फिर अली मोना चौधरी और महाजन के साथ बंगले से बाहर निकला। पोर्च में नीले रंग की पुरानी वैन खड़ी थी। 4 हथियारबंद आदमी वैन के भीतर ही मौजूद थे। पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर अली भीतर बैठा। मोना चौधरी और महाजन भी भीतर बैठे।
दो गनमैन वहाँ पहले से ही थे। दरवाज़ा बंद हो गया। दो गनमैन आगे वाली सीटों पर बैठे थे। ड्राइवर ने वैन आगे बढ़ा दी। वैन बंगले से बाहर निकली और सड़क पर दौड़ने लगी। हमने मियाँवली में ही कुतुबगढ़ वाले ठिकाने पर जाना है, अली ने शांत स्वर में कहा। जी जनाब, वैन चलाने वाला क्या उठा। आधे घंटे बाद सफ़र ख़त्म हुआ। वैन एक बड़े से फाटक के भीतर पहुंचकर रुक गई। फाटक बंद हो गया। अली दरवाज़ा खोलकर वैन से बाहर निकला। मोना चौधरी और महाजन भी बाहर निकले। हर तरफ हथियारबंद आदमी घूमते नजर आ रहे थे। बेशक वे किसी भी काम में व्यस्त हों, परंतु उनके कंधों पर गनें लटकी थीं। अली के आते ही वहाँ सतर्कता दिखाई देने लगी थी। हर कोई अली को सलाम करने में आगे हो रहा था। जनाब जनाब की आवाज़ें गूंजने लगी। उनका जवाब देते अली ने मोना चौधरी और महाजन को देखा। मोना चौधरी और महाजन की नज़रें मिलीं। ये तुम हमें कहाँ ले आए शेर खान, महाजन बोला। यहाँ अली है तो इतने लोगों के बीच उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, मोना चौधरी ने कहा। ये तुम्हारा ठिकाना तो नहीं, महाजन पुनः कह उठा। आओ, अली ने कहा और आगे बढ़ गया। हाथ में सैटेलाइट फ़ोन दबा था। ये 2 मंजिला इमारत थी जिस पर चूना पोता हुआ था। काफ़ी बड़ी जगह में ये इमारत बनी हुई थी। इमारत की बगल में खाली जगह थी। उसके बाद 4 दीवारी से सटे कमरों की कतार नज़र आ रही थी। अली उन दोनों को लेकर इमारत के भीतर एक छोटे से हॉल में पहुंचा। उसके पीछे हथियारबंद 10-12 लोग थे। वहां एक कुर्सी पर बैठता अली अपने लोगों से बोला, करीम कहाँ है। मैं आ गया जनाब। उन लोगों के पीछे से आवाज़ उभरी और एक पतला लंबा आदमी अली के पास आ पहुंचा। अली ने मोना चौधरी और महाजन की तरफ इशारा किया। इन्हें देख रहे हो। जी जनाब। करीम ने दोनों पर निगाह डाली। पकड़ लो इन्हें, अली ने कहा। कहने की देर थी कि वहाँ खड़े आदमी मोना चौधरी और महाजन पर झपटे। अगले ही पल दोनों उन लोगों के बंधनों में फंस गए थे। मोना चौधरी और महाजन कसमसा उठे। ये तुम क्या कर रहे हो शेर खान, मोना चौधरी हैरान परेशान सी कह उठी। अली के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। अली का शिकार करने के लिए तुम दोनों हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच गए। खुद को हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड का बड़ा थंब कहती हो और शिकार करना आता नहीं, अली ने कड़वे स्वर में कहा। मोना चौधरी और महाजन बंधनों में फंसे हक्के बक्के रह गए। क्या मतलब। अली का शिकार करने से पहले उसकी तस्वीर तलाश करते ताकि वो सामने आए तो उसे पहचान सको। मोना चौधरी इस तरह उछली जैसे पाँव के नीचे सांप आ गया हो। तु, तुम अली हो, मोना चौधरी के होंठों से निकला। बहुत देर से पहचाना मोना चौधरी, अली हंस पड़ा। मोना चौधरी और महाजन बुत से बने अली को देखते रहे। शिकार की पहचान नहीं और चले हैं शिकार करने, वो भी अली का। क्या कहने, तुम दोनों घटिया शिकारी हो, अली ने व्यंग से कहा। हम तुम्हें शेर खान समझते रहे। तुम दोनों ने वही देखा जो तुम्हें दिखाया गया, लेकिन अब हकीकत तुम्हारे सामने है। बेवकूफ़ कहीं के, अली को मारने पाकिस्तान आ गए। सच बात तो यह है कि तुम लोग मेरी सूरत भी नहीं देख पाते अगर मैं सामने ना आया होता तो, अली ने तीखे स्वर में कहा। बाहरी लोगों के लिए मुझे देख लाना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे मारने की सोचना ख्वाब जैसा है। करीम। जी जनाब। ये दोनों मेरे खास दुश्मन हैं, इन्हें कुछ दिन कैद में रखो, कठोर कैद में। मैं किसी काम से फुर्सत पालूँ फिर आकर इन्हें देखूंगा। अगर ये गड़बड़ करें, भागने की कोशिश करें तो बेशक मार देना इन्हें। ऐसा ही होगा जनाब। मोना चौधरी और महाजन हक्के बक्के से थे। अली उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों ने मेरा कीमती वक्त ख़राब किया। मैं मुंबई में तुमने ही आतंकवादी भेजे थे, मोना चौधरी ने पूछा। वो बात पुरानी हो चुकी है, अब दिल्ली की बात करो, अली ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। दिल्ली की बात। मोना चौधरी के माथे पर बल पड़े। लगता है इससे अब कोई नया गुल खिलाया है, महाजन क्या उठा। हाँ, दिल्ली की बात, अली दांत भींच कर क्या उठा। जो हाल मैंने मुंबई में किया था उससे भी ज़्यादा बुरा हाल मैंने दिल्ली का कर दिया है। मेरे 10 शेर इस वक्त दिल्ली में हमला कर चुके हैं। सैकड़ों को वे मार चुके हैं और सैकड़ों उनके बंधक बने हुए हैं। इस वक्त मौत का नाच हो रहा है दिल्ली में। ये कब हुआ, परेशान सी मोना चौधरी कह उठी। कल, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अली का स्वर खतरनाक था। अंजाम तक जब पहुंचेगा तो दिल्ली तहस नहस हो चुकी होगी। मुंबई हमले में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, परंतु दिल्ली में हम जीत के रहेंगे। मोना चौधरी का चेहरा धधक उठा। महाजन के दांत भिज गए। बहुत तकलीफ़ हो रही है इन्हें जनाब, ये सुनकर करीम कह उठा। इन्हें सख्त पैरों में रखो, अली ने कहा और बाहर निकलता चला गया। मोना चौधरी और महाजन के होठों से कोई बोल न फूटा। दिल्ली में मुंबई जैसे ही हमला हुआ पड़ा है इस वक्त। ये बात इन्हें हिला देने के लिए काफ़ी थी। तहखाने में ले चलो इन्हें, करीम क्या उठा। दोपहर शाम की तरफ सरकनी आरंभ हो गई थी। शाम 3:30 बजे वारिस वहीं गली के मोड़ पर अपनी कार में बैठा मोना चौधरी और महाजन की वापसी का इंतज़ार कर रहा था। 5 घंटे हो चुके थे मोना चौधरी और महाजन को उस बंगले में गए, परंतु वे अभी तक बाहर ना आए थे। शेर खान उन्हें काम के लिए हाँ कहता या इनकार करता, उन्हें बाहर तो दोनों हाल में ही आना था, और इन बातों के लिए 5 घंटे बहुत ज़्यादा थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। 4 बज गए। वारिस चिंतित हो उठा। यूं उसका मोना चौधरी और महाजन से सिर्फ 2 दिन पुराना रिश्ता था। सीमा पार के शंकर की वजह से उन्हें मुजफ्फराबाद से लेकर चला था।
परंतु दोनों उसे ठीक लगे थे। मन से वो नहीं चाहता था कि दोनों का कुछ बुरा हो, जबकि ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि वो अली को मारने में सफल नहीं हो सकते और कभी फंस जाएंगे। कहीं फंस तो नहीं गए, यही चिंता थी वारिस को। खुद वो किसी भी कीमत पर सामने नहीं आना चाहता था। कहीं अली को या किसी उसके साथी को उसके बारे में खबर लग गई तो उसे भी नहीं छोड़ेगा। वो दूर रहकर ही मोना चौधरी और महाजन का साथ दे रहा था, तो अभी उसने उन दोनों की वापसी की और राह देखने की सोची। इसी बीच वो कार से निकला और टहलता हुआ गली का चक्कर मार आया था, परंतु वो बंगला पहले की तरह शांत दिखा। वही गनमैन बाहर गेट पर स्टूल पर बैठा था। वारिस वापस अपनी कार में आ बैठा। मन में बेचैनी और बुरी आशंका का बीज पनप चुका था। लाहौर, सोमवार 7 तारीख शाम 5:30 बजे। देवराज चौहान ने एक दुकान के भीतर एसटीडी बूथ से हिंदुस्तान की स्पेशल फोर्स के चीफ मधुकर पांडे को फ़ोन किया। मधुकर पांडे ही दिल्ली पर हुए हमलों वाले आतंकवादियों से निपटने का काम देख रहा था। उधर बैल गई, फिर मधुकर पांडे की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, देवराज चौहान। देवराज चौहान ने धीमे शांत स्वर में कहा। उधर से मधुकर पांडे के गहरी सांस लेने की आवाज़ आई, फिर कानों में आवाज़ पड़ी। तुमने तो कहा था कि तुम पाकिस्तान जाओगे। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। लाहौर पहुँच गए वहाँ? मधुकर पांडे का चौंकता स्वर कानों में पड़ा। हाँ, घंटा भर पहले ही लाहौर पहुँचा हूँ। वहाँ के क्या हालात हैं? देवराज चौहान ने पूछा। अभी तक तीनों जगहों पर वैसे ही आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा है, वही हालात हैं। आतंकवादियों ने बंदूकों की आज़ादी के बदले अपने 4 साथियों को मांगा है, जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं, और वे चारों खूंखार आतंकवादी हैं। छोड़ना मत उन्हें। देवराज चौहान का स्वर सख्त हुआ। भारत सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है, परंतु बंदूकों की भी चिंता है। तीनों जगहों पर कुल 250 के करीब बंधक हैं। अगर नहीं पढ़ा तो राजा पॉकेट बुक से प्रकाशित इस उपन्यास का प्रथम भाग अनिल मोहन का बंधक उपन्यास ज़रूर पढ़ लीजिए, तो डबल मज़ा आएगा। वो तो मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग वक्त को टालो ताकि मुझे काम करने का ज़्यादा वक्त मिल जाए। खुराना आतंकवादियों से बात कर रहा है। मैंने उसे कह दिया है कि किसी तरह वक्त खपाए। परंतु देवराज चौहान, तुम जिस योजना पर काम कर रहे हो वो मुझे फलती नहीं लगती। क्यों? यूं ही यूं ही कोई बात मत कहो। अगर मेरे पत्ते सीधे पड़े तो तुम्हारे पत्तों में दम इसलिए नहीं दिख रहा कि तुम अकेले हो। इस बात की फिक्र मत करो। मुझे काम करने का पर्याप्त वक्त मिल जाए तो तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं मिल सकता। जो भी करना है कम वक्त में ही तुम्हें करना है। मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गया। तुम्हारी योजना अंजाम पर पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाएगी। यह आसान काम नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मुझे अपने किसी एजेंट का पता बताओ जो लाहौर में हो और मेरी सहायता कर सके, जो मेरा गाइड बन सके। मैं तुम्हें गिरधारी लाल का फ़ोन नंबर देता हूँ। वो 20 सालों से लाहौर में बसा हुआ है। उसकी दुकान है। लाहौर की लड़की से उसने शादी कर रखी है और उसके बच्चे भी हैं। जैदी के नाम से वो जाना जाता है। फ़ोन नंबर नोट करो। जैदी के बारे में मैंने गुप्तचर एजेंसी रॉ से पूछा था तुम्हारे लिए। मैं जानता था कि तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद उधर से मधुकर पांडे ने जैदी का नंबर बताकर कहा, कोड के तौर पर सहारनपुर शब्द का इस्तेमाल करना। समझ गया। मुझे तुमसे कोई आशा नहीं है देवराज चौहान, क्योंकि तुमने जो सोचा है वो मुझे पूरा होता नहीं लगता। मैं ज़रूरत पड़ने पर फिर फ़ोन करूंगा। कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया और मधुकर पांडे का दिया नंबर मिलाया। तुरंत ही दूसरी तरफ बेल जान बजने लगी। हेलो, देवराज चौहान के कान में मर्द की आवाज़ पड़ी। सहारनपुर? समझ गया। उधर से कहा गया, बोलो। मैं आज ही लाहौर आया हूँ, मुझे गाइड की ज़रूरत है। देवराज चौहान ने कहा। लाहौर के लिए? बाहर के लिए। तुम बताओ कि कहाँ हूँ, मैं आता हूँ। देवराज चौहान ने अपने मौजूद होने की जगह बताकर कहा। मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैं कार पर आऊँगा और मेरी कार का नंबर 4244 होगा। रंग सफ़ेद। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो तुम मेरे मोबाइल पर फ़ोन कर लेना। नंबर तुम्हारे पास है ही। कितनी देर में आ रहे हो? आधे से पौन घंटे के बीच। ठीक है। देवराज चौहान ने फ़ोन का रिसीवर रखा और कॉल के पैसे देकर बाहर आ गया। 45 मिनट बाद देवराज चौहान ने वहाँ सफ़ेद रंग की 4244 नंबर की कार रुकते देखी। देवराज चौहान फ़ौरन कार के पास पहुँचा। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। सहारनपुर, देवराज चौहान ने कहा। भीतर आ जाओ। स्टीयरिंग सीट पर 45 बरस का आदमी बैठा था। देवराज चौहान ने उसकी बगल वाला दरवाज़ा खोला और भीतर आ बैठा। उसने कार आगे बढ़ा दी। तुम्हारा असली नाम गिरधारी लाल है? देवराज चौहान ने कहा। हाँ, लेकिन एक वक्त से मैं जैदी हूँ। तुम मुझे जैदी कहो तो ठीक रहेगा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। तुमने बताया कि आज ही लाहौर पहुँचे हो? हाँ। किस डिपार्टमेंट से हो? नहीं बता सकता, सीक्रेट है। जैदी ने देवराज चौहान पर नज़र डाली, फिर सामने देखता क्या उठा। मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? मुझे यहाँ का स्थानीय बंदा चाहिए था। वो तो तुम्हें मिल गया है। ये बताओ कि अब मैं क्या करूँ? जैदी शांत स्वर में बोला। बेहतर होगा कि पहले तुम मुझे अपने मिशन के बारे में बताओ। मामला ना बताओ तो मैं ठीक से काम नहीं कर सकता। इस वक्त दिल्ली पर आतंकवादी हमला हुआ पड़ा है। 3 अलग अलग जगहों पर 250 लोग बंधक हैं वहाँ। जानता हूँ।
मेरा मिशन इसी मामले से वास्ता रखता है। वो कैसे? 10 आतंकवादियों ने दिल्ली पर 3 ग्रुपों में बंटकर हमला किया है, परंतु एक पकड़ा गया है। इत्तेफाक से ही 2 लड़कों ने उसे पकड़ लिया। बशीर है नाम उसका। बशीर से कई बातें बाहर आई हैं, जैसे कि पाकिस्तान में उन्हें अली नाम के आदमी ने ट्रेनिंग देकर दिल्ली भेजा है। वो किसी संगठन का बड़ा नेता है। दिल्ली में किस नाम का आतंकवादी कहाँ है, कहाँ पर उसने लोगों को बंधक बना रखा है, वो बता चुका है। उनके पास क्या क्या असला बारूद है, ये भी बता चुका है। उसके परिवार में कोई नहीं है, वो अकेला है। परंतु उसने साथी आतंकवादियों में से 3 के पते बताए हैं, यानी कि 2 के पते और एक के घर का फ़ोन नंबर। वो दोनों पते ही मियाँवली शहर के पास के गांव के हैं। ज़्यादा गंभीर हो चुका था। इसकी वजह थी अली। मैं मियाँवली जानता हूँ। मैं मियाँवली जानना चाहता हूँ, देवराज चौहान बोला। क्यों? जिन आतंकवादियों ने दिल्ली पर हमला किया उन पर मैं सबसे बड़ा हमला करना चाहता हूँ। उन सबके परिवार वाले मेरे बंधक बने होंगे और मैं उनसे सौदा करूंगा कि वो मेरे देश के बंधक छोड़े तो मैं उनके परिवार वालों को आज़ाद करूंगा। देवराज चौहान का चेहरा धधक उठा था। आंखें अंगारे की तरह सुलग उठी थी। जैदी के होठ भिज गए थे। तो ये है तुम्हारा प्लान? बोला जैदी। हाँ। और तुम्हारे पास उन 10 में से सिर्फ 3 के पते और फ़ोन नंबर है? हाँ। जो पकड़ा गया है वो बिना परिवार का है? हाँ। भिजे थे देवराज चौहान के होंठ। मतलब कि 9 में से तुम 3 के ठिकाने जानते हो। 3 के घर वालों को तुम पकड़कर बंधक बना सकते हो। बाकी 6 लड़कों के परिवार के बारे में तुम नहीं जानते। ऐसे में तुम अपने मकसद में सफल नहीं हो सकते। मैं उन बाकी 6 लड़कों के नाम जानता हूँ। उससे क्या होगा? उन नामों के लाखों लोग पाकिस्तान में। वो अली जानता है कि उन आतंकवादियों के परिवार कहाँ कहाँ पर है, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। अली? जैदी ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम अली को क्या समझते हो? क्या मतलब? देवराज चौहान की नज़र जैदी के चेहरे पर जा टिकी। अली कोई राह चलता मामूली इंसान नहीं है कि उसे तुम गर्दन से पकड़कर पूछोगे तो वो तुम्हें अपने भेजे 10 लड़कों के पते बता देगा। जैदी ने सिर हिलाकर कहा। अली एक संगठन का नेता है। वो खतरनाक संगठन है। अपने संगठन के लिए अली महत्वपूर्ण काम करता है। हर तरफ उसका नाम गूंजता है, परंतु वो किसी को दिखता नहीं। मियाँ वली, दाऊद खेल और खुशाब शहरों में उसके संगठन के कई ठिकाने। वो ज़्यादातर वहीं होता है। कैसे ठिकाने हैं वहाँ? अली के संगठन के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम मुजफ्फराबाद में होता है। वहाँ उसके कई ट्रेनिंग कैंप हैं। वहाँ की ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद आतंकी लड़के दाऊद खेल, मियाँ वली और खुशाब के ठिकानों पर आ जाते हैं। असली ट्रेनिंग तो इन ठिकानों पर शुरू होती है। यहाँ उनके दिलों में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरा जाता है। उन्हें सरासर झूठ बताया जाता है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ख़त्म करने का इरादा बना रखा है। सीमा पर घुसपैठ करके हिंदुस्तानी सैनिक पाकिस्तान के गाँव से लोगों को उठा ले जाते हैं और उन्हें आतंकवादी कहकर हिंदुस्तान की जेलों में बंद कर देते हैं। पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और हिंदुस्तान की पुलिस इन्हें आतंकवादी कहकर पकड़ लेती है। यानी कि हर तरह से उन लड़कों के दिमाग में ठूस ठूस कर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भर दिया जाता है। ये काम अली के अलावा संगठन के और बड़े लोग भी करते हैं। उन ठिकानों पर संगठन के और भी ढेरों काम चलते हैं। कई जगहों पर वे हथियार रखते हैं कि जिन्हें कि वक्त आने पर काम के लिए लड़कों को दिए जाते हैं। इनके पास हथियार कहाँ से आते हैं? देवराज चौहान ने पूछा। बहुत रास्ते हैं इनके पास। जैदी गंभीर स्वर में क्या उठा। हाल ही में संगठन ने अफगानिस्तान के बड़ा खशान शहर के साथ लगती कजाकिस्तान के रूसी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा लूट लिया, जिसमें ऐसे आधुनिक हथियार हैं जो कि हिंदुस्तान के सैनिकों के पास भी नहीं होते। छिपे तौर पर पाकिस्तान के कुछ बेईमान लोग जो कि सरकार में शामिल हैं, इन लोगों को लड़ाई के हथियार मुहैया करवा देते हैं। इसके अलावा हथियारों के कई सौदागर हैं जो इन संगठनों को हथियार सप्लाई करते हैं। मतलब कि इन संगठनों की हथियारों की कमी नहीं होती। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़े। कभी नहीं होती। हथियार ही तो इनका सोना है। उसी के दम पर ये खून खराबा जारी रखते हैं। पैसे की इन्हें कमी नहीं होती। धर्म के नाम पर अमीर लोग और अमीर देश इनकी मदद करते हैं। चंद पल देवराज चौहान खामोश रहकर क्या उठा। मैं अली से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली पर हमला करने वाले आतंकवादियों के परिवार कहाँ कहाँ पर है। भूल जाओ कि तुम अली की सूरत भी देख सको। उससे बात करना, उसे पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है। अली एक छलावा है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे क्या किसी के भी हाथ लग सकता है। अली के संगठन के मुख्य ठिकाने खुशाब, मियाँ वली और दाऊद खेल में हैं, देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। तो मुझे वहाँ ले चलो। तब तक मैं कुछ सोचूंगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जैदी देवराज चौहान पर निगाह डालकर क्या उठा। तुमने बताया कि तुम्हारे पास जिन 2 आतंकवादियों के पते हैं वो मियालवी शहर के हैं? हाँ। तो मियाँवली जाना ठीक रहेगा। वैसे भी खुशाब और दाऊद खेल मियाँवली से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मियाँवली चलो। सफ़र हम बस द्वारा करेंगे। यहाँ से 15 घंटों का सफ़र है मियाँवली तक का। ट्रेन नहीं जाती? जाती है, परंतु बस ज़्यादा ठीक रहेगी। सवाल यह है कि तुम सब आतंकवादियों के पते ठिकाने कैसे मालूम कर पाओगे, जबकि दिल्ली में उन लोगों का आतंक जारी है। मेरे ख्याल से तुम्हारा मिशन बेवकूफ़ी से भरा है। अली के अलावा कोई और रास्ता ढूंढेंगे मियाँवली में? और रास्ता तो अली के अलावा किसी और को भी तो उन आतंकवादियों के पतों की जानकारी होगी। मुझे ये काम आसान नहीं लगता। मियाँवली चलो, देवराज चौहान ने कहा।
अभी बस लेते हैं मियाँ वली की। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, जैदी ने एकाएक कहा। बताया था, नहीं बताया। देवराज चौहान नाम है मेरा। हिंदुस्तान, दिल्ली का साउथ एक्सटेंशन इलाका, रॉयल नाइट क्लब। सोमवार 7 तारीख दिन के 3:30 बजे। मरघट जैसा सन्नाटा छाया हुआ था रॉयल नाइट क्लब के हॉल में। अदनान, नवाब खान और शाहिद हाथों में गने थामे बंदूकों के बीच टहल रहे थे। उनके कदमों की आहटें सन्नाटे को भंग कर रही थीं। दरिंदे से लग रहे थे चारों। 88 बंदक थे जो दम साधे वहां बैठे हुए थे। इनमें जगमोहन, सोहनलाल और नानिया भी थे। सामने दीवार के पास करीब 150 लाशों का ढेर लगा हुआ था। लाशों की जेबों में मौजूद मोबाइल की घंटियां बजनी कम हो गई थी, मोहन की बैटरी की चार्जिंग खत्म होने की वजह से। फिर भी कभी कभार लाशों की जेब में पड़ा कोई फ़ोन बज उठता था। वो लाशों का ढेर बंदूकों की जिंदगी का जैसे अहम हिस्सा बन गया था। अब उन लाशों को देखकर शरीर में खौफ भरी झुरझुरी नहीं दौड़ रही थी। कल रात से लाशों को देखते रहने की वजह से उन्हें आदत पड़ गई थी लाशों को देखने की। एक तरफ रखा टीवी चल रहा था, सबसे आगे न्यूज़ चैनल लगा था। दिल्ली में तीनों जगह की आतंकवादियों से वास्ता रखती खबरें दे रहा था। दिल्ली में हर तरफ सनसनी भरा आलम था। तभी नवाब ने गन को कंधे पर फंसाया और ग्रेनेड लॉन्चर उठा लिया। क्या कर रहा है? शाहिद ने पूछा। 10-20 ग्रेनेड और बाहर फेंक दूं? बहुत देर से कुछ किया नहीं। नवाब दांत फाड़ कर कह उठा। अभी कुछ मत करना, खान ने कठोर स्वर में कहा। क्यों? नवाब की आंखें सिकुड़ी। सुबह हमने खुराना के सामने अपनी मांगें रखी हैं। वो सरकार का बंदा है, इस वक्त हमारी मांगों पर विचार किया जा रहा होगा। ऐसे में हमें सब्र और शांति से काम लेना चाहिए। खान बोला। रात 9 बजे खुराना का फ़ोन आना है। तुम भूल गए कि हमें लाशें बिछानी है, और एक लाश पर अली हम सबको 10-10 हज़ार देगा। हम चुप रहो नवाब, अदनान कह उठा। इस काम के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है, सब्र रखो। नवाब ने गहरी सांस ली और ग्रेनेड लॉन्चर वापस रखता कह उठा। ठीक है। तभी बंदूकों में एक औरत कह उठी। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी, एक अन्य व्यक्ति बोला। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। खान गुर्राया और गन उनकी तरफ करके कठोर स्वर में कह उठा। जिसको भूख लगी है वो खड़ा हो जाए। खान के चेहरे के भाव देखकर वहाँ खौफ की लहर दौड़ गई। उठ जाओ, खान पुनः गुर्राया। मैं तुम लोगों की भूख हमेशा के लिए शांत कर देता हूँ। बंदकों के चेहरे जर्द पड़ने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। अगर तुम लोग पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो तुम लोगों की ऐसी हालत ना होती, नवाब हंसकर कह उठा। वहाँ मुर्गे उड़ा रहे होते। हिंदुस्तान में पैदा होने का खामियाजा तो भुगतना ही होगा। इस वक्त वही भुगत रहे हो। जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो। खान गन को हिलाकर बंदकों को घूरता कह उठा। जितने तुम लोग परेशान हो उससे ज़्यादा हम परेशान हैं। हमें मौका मत दो कि हम तुम सबको मार दें। सब खामोशी से टकटकी बांधे इन चारों को देखे जा रहे थे। शाहिद गन थामे बंदूकों के बीच में से रास्ता बनाता आगे आया और अदनान के पास पहुंचा। अदनान की निगाह शाहिद पर टिक चुकी थी। तुमने? शाहिद धीमे स्वर में अदनान से बोला। सुबह उसे बंदूकों के खाने के लिए कहा था। हाँ, अदनान भिजे होठों से बोला। तो खाना आया क्यों नहीं? मैं क्या कह सकता हूँ? उन्हें अब तक खाना भेज देना चाहिए था। उसे फिर फ़ोन करो। नहीं, बंदूकों के खाने के वास्ते मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगा। अदनान बोला। एक बार कहना था, कह दिया। बार बार कहने से कहीं वो इस बात को हमारी कमज़ोरी ना समझने लगे। ये लोग सुबह से भूखे हैं। गन के दम पर हम इन्हें कब तक चुप करा सकते? तभी वहाँ पड़ा सैटेलाइट फ़ोन बजने लगा। अदनान तुरंत आगे बढ़ा और स्क्रीन पर आया नंबर देखा। वो नंबर अदनान की समझ में ना आया था। कॉलिंग स्विच दबाकर उसने बात की। हेलो। भूल तो नहीं गए मुझे? मैं हूँ खुराना। भारत सरकार ने मुझे तुमसे बात करने का काम सौंपा। काम की बात करो। क्या भारत सरकार हमारी मांगें मानकर उन चारों को छोड़ने को तैयार? तुम रहमान, तौफीक, सुलेमान, पिद्दा और बुंदू खान की बात कर रहे हो? हाँ वही, वो। लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तुम्हारी बात? यही कि हमारी सरकार तुम्हें मुंह मांगा पैसा देने को तैयार है। जिस देश में चाहोगे पैसा वहीं मिलेगा, और हिंदुस्तान से तुम लोगों को सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। ये सब कुछ यहीं ख़त्म कर। तुम फिर वही बकवास करने लगे। ये बकवास नहीं, सलाह है। खुराना का शांत सर कानों में पड़ रहा था। अली की बातों में आकर तुम लोगों ने दिल्ली पर हमला कर दिया। क्या फ़ायदा? ऐसा करके तुम लोग कुछ भी हासिल तो कुत्ता है। अदनान गुर्रा उठा। ये तुमने पहले भी कहा था, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। तुम लोगों की किसी बात का बुरा नहीं। मैंने पूछा है कि हमारे मांगे मानी गई या नहीं। सोच विचार चल रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने तुम्हें रात 9 बजे जवाब देने को कहा था। अभी इंतज़ार करो। तो अब फ़ोन क्यों किया? तुमने बंदूकों के लिए खाना मांगा था। हाँ, वो तुम्हारे वहाँ पहुँच गया है। कैसे दिया जाए खाना? अदनान के होठ भिज गए। 2 पल वो खामोश रहा। तुम बाहर आओगे या हम लोग भीतर आएं? अदनान खिड़की की तरफ बढ़ता कह उठा। ना तो हम लोग बाहर आएंगे ना तुम लोग भीतर आओगे। वह खिड़की के पास पहुंचकर ठिठका। खिड़की खोली तो फिर खाना कैसे लोगे? चुप रहो, मैं बाहर के हालात देख रहा हूँ। बाहर सब ठीक है, तुम लोगों के पास बंदक है, इसलिए हम कोई चालाकी नहीं करेंगे। अदनान ने सावधानी से बाहर देखा। बाहर खून बिखरा नजर आया। 2 पुलिस कारें
जली और टूटी फूटी पड़ी थी। कल रात और सुबह बाहर खड़े पुलिस वालों पर ग्रेनेड की बौछार की गई थी, ये उसी की ही निशानियां थीं। काफ़ी दूर इक्का दुक्का पुलिस वाले नजर आए। खाना कहाँ है? अदनान ने पूछा। पास ही एक बंद वैन में है। खुराना की आवाज़ कानों में पड़ी। उसे यहाँ के दरवाजे के पास रख दो। ठीक है। खाना रखकर दूर हो जाना है सबको। कोई भी पास में रहा तो सब चले जाएंगे। चालाकी मत करना, अदनान गुर्राया। जब तक तुम लोगों के पास बंधक है हमारे हाथ बंधे हैं। कुछ ही देर में खाना आ पहुंचेगा। ग्रेनेड मत फेंकना। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खाना लाओ, कहकर अदनान ने सैटेलाइट फ़ोन बंद कर दिया। सबकी निगाह अदनान पर थी। क्या हुआ? खान ने पूछा। खाना आ रहा है। सतर्क रहना। खाना भी भेजने की आड़ में वो कोई चालाकी कर सकते हैं। खान तीखे स्वर में कह उठा। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास बंधक हैं। वो डरे हुए हैं और हम लोग लाशें ना बिछा दें। अदनान क्रूर स्वर में बोला। तभी नवाब बंदूकों से ऊंचे स्वर में कह उठा। सब खुश हो जाओ, तुम लोगों के लिए खाना आ गया है। नवाब, खान बोला। खिड़की पर खड़े होकर बाहर नज़र रखो। नवाब खिड़की पर जा पहुंचा। अदनान के करीब आया खान और बोला। हिंदुस्तान वाले इतने डरपोक तो नहीं। क्या मतलब? वो अब तक खामोश बैठे हैं, हमें खाना भिजवा रहे हैं। भारत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे पास बंधक है खान, 88 बंधक। फिर भी वो ज़रूर कुछ करेंगे। देखते हैं। मेरी बात मान ले अदनान, यहाँ की सरकार कमज़ोर नहीं है, वो ज़रूर कुछ करेंगे। पता चल जाएगा। अदनान ने क्रूर स्वर में कहा और हाथ में दबे सैटेलाइट फ़ोन पर उंगलियां चलने लगीं। फिर फ़ोन को कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। उसकी नज़र टीवी की तरफ गई। सबसे आगे न्यूज़ चैनल बंदूकों को खाना पहुंचाने की खबर दे रहा था। हेलो। अगले ही पल लीडर की आवाज़ सैटेलाइट फ़ोन के जरिए अदनान के कानों में पड़ी। वो बंदूकों के लिए खाना देने को कह रहे हैं। तुम बताओ कि इस जगह के बाहर के क्या हालात हैं? सब ठीक है, तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो। हम हर तरफ नज़र रखे हुए हैं। क्या हमें किसी तरह से घेरा तो नहीं जा रहा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होगा तो तुम लोगों को उसी वक्त खबर दे दूंगा। लीडर की आवाज़ कानों में पड़ी। तो हम खाना ले लें? निश्चिंत होकर, परंतु सावधानी से। किसी पर भरोसा मत करना। हम ऐसा ही कर रहे हैं। भारत सरकार ने तुम्हारी मांगें सुनकर क्या कहा? भारत सरकार की तरफ से खुराना नाम का आदमी हमसे बात कर रहा है। वो कहता है कि इस बारे में ऊपर वालों से बात करके रात 9 बजे में बताएगा। अदनान ने कहा। डटे रहो अपनी मांगों पर, डरो मत, सब ठीक रहेगा। वो हमारी मांगें मानेंगे। लीडर का दृढ़ स्वर कानों में पड़ा। हम हार नहीं मानेंगे। तुम लोगों को हारना नहीं पड़ेगा। भारत सरकार मजबूर है तुम लोगों के सामने। बंदूकों की रिहाई के बदले वो तिहाड़ जेल में बंद हमारे चारों साथियों को ज़रूर रिहा करेगी। ऐसा करना ही पड़ेगा। वो कुछ वक्त के लिए मामला लटका सकते हैं, लेकिन अंत में वो हमारी मांगें मान के ही रहेंगे। तुम सब सब्र के साथ अपना काम करना। तभी नवाब की आवाज़ गूंजी। वो खाना छोड़ने आ गए। मैं तुमसे फिर बात करता हूँ लीडर, कहकर अदनान ने सैटेलाइट फ़ोन बंद किया और बंदूकों पर नज़रें दौड़ाई। तेरी नज़र बाहर ही रहे नवाब, शायद क्या उठा। चिंता मत कर। अदनान की निगाह जगमोहन पर टिक गई थी, जो नानिया से छिपे तौर पर बात कर रहा था। ए तुम! अदनान कठोर स्वर में बोला। तुम दोनों खड़े हो जाओ। जगमोहन और नानिया ने अदनान को देखा, फिर फुर्ती से उठ खड़े हुए। तुम सब लोगों को बात करने को मना कर रखा है, लेकिन तुम फिर भी बातें कर रहे हो। अदनान दांत भींच कर कह उठा। जगमोहन और नानिया खामोश रहे। तुम दोनों की सज़ा अब यह है कि बाहर से खाने के बर्तनों को उठाकर लाओगे और सबको खाना खिलाने के बाद अंत में तुम लोग खाना खाओगे। अब जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। अदनान को सर बेहद कठोर था। तभी नवाब की आवाज़ पुनः गूंजी। वो खाने के बर्तन बाहर दरवाजे के पास सीढ़ियों के नीचे रख रहे हैं। नज़र रखे रहो। अदनान की निगाह उस तरफ घूमी। नानिया खड़े खड़े धीमे स्वर में फुसफुसा कह उठी। तुम तो फंस गए देवर जी। देर तक तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम्हें भी। मैं तो दूसरों को खिलाते खिलाते ही अपना पेट भर लूंगी। आखिर खाने के सामान का नमक भी तो चखना है। जगमोहन ने नीचे बैठे सोहनलाल को देखा। सोहनलाल शांत नजर आ रहा था। औरत पास बैठी हो तो वो आदमी को चपड़ चपड़ बोलने को मजबूर कर देती है। जगमोहन ने फुसफुसाते स्वर में कहा। तुम कहना चाहते हो कि मेरी वजह से तुम्हें सजा भुगतनी पड़ रही है? और नहीं तो क्या। तभी नवाब की आवाज़ गूंजी। वैन खाने का सामान रखकर जा रही है। सबकी निगाह नवाब पर रही। मिनट भर बाद नवाब ने कहा। वैन चली गई। आसपास नज़र डाल, खान बोला। सालों ने कोई जाल ना फैलाया? ऐसा लगता तो नहीं। अभी कुछ देर रुको, शाहिद बोला। नवाब, तू बाहर नज़र रखे रहे। खामोशी सी आ ठहरी वहाँ। अदनान ने जगमोहन और नानिया को पास आने का इशारा किया। दोनों शराफत से अदनान के पास आ गए। जब तुम दोनों को बाहर से सामान लाने को कहा जाए तो पहले बाहर जाकर सामान चेक करना है कि वो खाने पीने का ही सामान है या कोई गड़बड़ है। सब ठीक लगे तो फिर सामान भीतर लाना शुरू करना। दोनों ने सहमति से सिर हिला दिया। जब तुम ऐसा कर रहे होगे तो दो गने तुम दोनों की तरफ होंगी। अदनान क्या उठा। ऐसा क्यों?
ताकि तुम लोग भागने का प्रयत्न करो तो हम तुम्हें गोलियों से भून दें। अदनान कड़वे स्वर में कह उठा। हम ऐसा नहीं करेंगे, जगमोहन ने कहा। यह तो अच्छी बात है। अदनान का सर पहले जैसा ही था। यहीं खड़े रहो। 5 मिनट बीत गए। सब ठीक लगता है, नवाब ने बाहर नजरें टिकाकर कहा। तुम खिड़की पर ही रहोगे, अदनान बोला। फिर खान और शाहिद से कह उठा, तुम दोनों इन्हें लेकर दरवाजे तक जाओ। अपनी गनें इनकी तरफ ही रखना ताकि जब ये भागे तो इन्हें मारा जा सके। चलो, शाहिद ने जगमोहन और नानिया से कहा। दोनों के साथ शाहिद और खान हॉल के उस दरवाजे की तरफ बढ़े जिधर बाहर जाने का रास्ता था। चारों दरवाज़ा खोलकर स्वागत कक्ष में पहुंचे। यहाँ भी हर तरफ लाशें पड़ी नजर आ रही थीं। सामने के दरवाजे के पास पहुंचकर वे ठिठके। गनें शाहिद और खान के हाथों में थीं। दरवाज़ा खोलो, शाहिद गुर्राया। जगमोहन ने भीतर से लगे दरवाजे की सिटकिनियाँ खोली और दोनों पल्लों को धक्का दिया। दरवाज़ा खुलता चला गया। शाहिद और खान तुरंत दाएं बाएं आड़ में हो गए। चलो, खान गुर्राया, बाहर पड़े सामान को भीतर लाओ। मरना चाहो तभी भागने की चेष्टा करना। दरवाजे के बाहर 9 सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियाँ उतरकर वहाँ खाने के बर्तन पड़े नजर आ रहे थे। 3 बड़े बड़े पतीले थे जो कि ढके हुए थे। बड़े काले बैग में अखबार के कागज़ों में पैक 400 चपातियाँ थीं। पानी की बड़ी बोतलें थीं। 10 बोतलें जार। काले प्लास्टिक के बैग में प्लेटें, चम्मच और गिलास थे। जगमोहन ने दूर दूर तक नज़र डाली। काफ़ी दूर सड़क पार पुलिस वाले खड़े दिखे। वहाँ और भी लोग थे। कैमरे के लिए कई लोग खड़े दिखे। जगमोहन जानता था कि न्यूज़ चैनल वालों के लेंस खुल चुके होंगे। वो अपने चेहरे को यूं ही आम नहीं करना चाहता था, परंतु कुछ किया भी नहीं जा सकता था। चलो, शाहिद बोला, बाहर निकलो, खाना भीतर लाओ। जगमोहन नानिया के साथ सीढ़ियाँ उतरता चला गया। भागना मत वरना, पीछे से खान ने गुर्रा कर कहा। अदनान के कहे मुताबिक जगमोहन और नानिया ने खाने के पतीले चेक किए, बाकी सारा सामान देखा। फिर उन्हें भीतर लाने का सिलसिला आरंभ हो गया। पतीले बड़े थे। दोनों दो दो हाथों से पतीले को किनारे से पकड़ते और भीतर ले आते। इस दौरान खान और शाहिद सतर्क रहे। उनकी गनें तनी रहीं। 10 मिनट लगे और सारा सामान भीतर आ गया। दरवाज़ा बंद करो, खान गुर्राया। दम तो लेने दो भैया, नानिया के होंठों से निकला। वो गहरी सांस ले रही थी। गोली मारूं? दांत खान ने दांत पीसे। नानिया ने तुरंत आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया तो शाहिद ने सिटकिनियाँ लगा दी। चलो, अब खाने का सारा सामान हॉल में ले चलो। उसके बाद तुम दोनों सबको खाना खिलाओगे। जगमोहन और नानिया सामान को भीतर हॉल में ले जाने लगे। 15 मिनट बाद वहाँ खाना शुरू हो चुका था। जगमोहन और नानिया प्लास्टिक की प्लेटों में खाना डाल रहे थे, चपातियाँ रख रहे थे। एक एक बंदक आगे आता और प्लेट पानी लेकर एक तरफ कतार में बैठ जाता। सब काम गनों के साय में शांति से हो रहा था। खान, नवाब, शाहिद और अदनान गने थामे उन सबके बीच घूम रहे थे। नवाब बार बार टोक रहा था, चुपचाप खाना खाओ, आपस में बातें मत करो, हमें शांति पसंद है, शांत रहने दो हमें, जल्दी करो जल्दी करो। शायद ये शब्द बार बार कह रहा था। सामने ही दीवार के बाद लाशों का ढेर था। 100-200 लाशें थी वहाँ, परंतु अब किसी को उन लाशों से घबराहट नहीं हो रही थी। वो सब खाना खा लेना चाहते थे। तभी अदनान का फ़ोन बजने लगा। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ वहाँ गूंजने लगी। हेलो, अदनान ने बात की। हिंदुस्तानी खाना कैसा लगा? खुराना का शांत स्वर कानों में पड़ा। हम यहाँ खाना खाने नहीं आए। अदनान गुर्रा उठा। तो क्या करने आए हो? तुम लोगों को सबक सिखाने। पाकिस्तानियों को तुम लोग कमज़ोर समझते हो, हम पर जुल्म ढालते हो। हमें ये सब किसने कहा तुमसे? अली ने कहा। बकवास मत करो, तुम सब कुत्ते हो। तुम्हारा मतलब कि सारा हिंदुस्तान कुत्ता है? खुराना का स्वर शांत था। हाँ, कुत्ता है। और तुम लोग क्या हो? पाकिस्तान क्या है? अदनान दांत पीस कर रह गया। किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है। मैं कुत्ता हो सकता हूँ परंतु हिंदुस्तान कुत्ता नहीं हो सकता। तुम्हारे कह देने भर से इंसान जानवर नहीं बन जाएंगे। हम तुम हिंदुस्तान वाले तो जानवरों से भी बुरे हो, अदनान ने दांत किटकिटा कर कहा। उधर से खुराना हंस पड़ा। ऐसी बात मत कहो कि मुझे हंसने पर मजबूर होना। तुम बहुत बदतमीज़ हो। अदनान का चेहरा गुस्से से भर उठा। तुम हिंदुस्तान वालों को कुत्ता कह रहे हो और मुझे बदतमीज़ कह रहे हो? ये तो गलत बात है। जो मांगे मैंने कही है उन पर विचार करो, अदनान कठोर लहजे में बोला। भारत सरकार विचार कर रही है। मैंने तो खाने का स्वाद जानने के लिए तुम्हें फ़ोन किया। खैर जाने दो। मैं तुमसे लाशों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो वहाँ पड़ी हैं। खुराना की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या बात? कितनी लाशें हैं वहाँ? 150, 200 या फिर कुछ ज़्यादा? बुरा किया उन्हें मारकर। भाषण मत दो, काम की बात करो, अदनान ने कड़वे स्वर में कहा। गर्मी का मौसम है, लाशें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, इस बारे में सोचा है? तो तुम लोग हमारी बातें मान लो, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। हमारे चारों साथियों को, उनका फैसला तो भारत सरकार ही करेगी। वक्त लग सकता है। वक्त नहीं लगना चाहिए, हमें जल्दी है। तुम इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। जो वक्त लगना है वो तो लगेगा ही। लगता है भारत सरकार को बंदूकों की चिंता नहीं, जो बहुत चिंता है। उसी चिंता की वजह से तो तुम लोग सलामत हो। एक आध दिन में ही लाशों से बदबू उठनी शुरू हो जाएगी।
अगर तुम मौका दो तो हम लाशों को वहाँ से बाहर कर दें। मतलब कि तुम लोगों को भीतर आने दूं? अदनान जहरीले स्वर में कह उठा। सिर्फ 2 लोग आएंगे, कोई बात नहीं होगी। वो लाशों को स्ट्रेचर पर डालते बाहर निकालते रहेंगे। कुछ ही घंटों में काम पूरा हो जाएगा। सब कुछ ईमानदारी से होगा, कोई चालाकी नहीं की जाएगी। हम इस बारे में गंभीर हैं। खुराना की आवाज़ अदनान के कानों में पड़ रही थी। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कह लिया? हाँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हिंदुस्तानी पाकिस्तान वालों को बेवकूफ़ क्यों समझते हो। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। जो तुमने कैसे सोच लिया कि हम किसी को भीतर आने देंगे? लाशें सड़नी शुरू हो जाएगी, बदबू उठेगी, कई लोग बीमार होंगे, तुम लोगों को भी परेशानी। तुम बहुत बकवास आदमी हो। शुक्र है कि इस बार तुमने कुत्ता नहीं कहा। खुराना का शांत स्वर कानों में पड़ा। हमारी मांगे जल्दी पूरी कर दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। मैं तो कहूँगा कि तुम लोग मुंह मांगी कीमत हिंदुस्तान की सरकार से लो और इस देश से चले जाओ। बकवास मत करो। हमें अपने साथी आज़ाद चाहिए। उन्हें कश्मीर की तरफ से सीमा पार पहुँचा दो। इसका फैसला तो भारत सरकार ही करेगी। मैं तुम्हें रात को 9 बजे फ़ोन। ये क्या? अदनान के होठों से चौंकता स्वर निकला। क्या हुआ? खुराना की आवाज़ कानों में पड़ी। अदनान की निगाह शाहिद खान और नवाब से मिली। सबके माथे पर बल नजर आने लगे। कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज़ पड़ रही थी। जिस इमारत में वे थे उसके ऊपर से ही आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ से स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि इस इमारत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अदनान ने गुस्से से फ़ोन पर कहा। बंदूकों को मार दें हम? क्या हुआ? तभी अदनान ने खान से कहा, ऊपर जा, देख कि सीढ़ियों का दरवाज़ा ठीक से बंद है या नहीं। खान गन थामे सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। जहां हमें वहीं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अदनान ने तेज स्वर में कहा। यह तो मामूली बात है। स्पेशल फोर्स वाले आसमान के रास्ते इमारत पर निगाह रख रहे होंगे। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। झूठ मत बोलो, तुम कुछ करने जा रहे। हमें बंदूकों की चिंता है, इसलिए हम कुछ भी करने का इरादा नहीं रखते। रात में तुमसे बात करूंगा। सुनो तो, अदनान ने कहना चाहा परंतु फ़ोन कट गया। आखिर भारत सरकार हमसे मुकाबला करने जा रही है, शाहिद ने चीख कर कहा। अब हेलीकॉप्टर की आवाज़ एक जगह स्थिर महसूस होने लगी थी। ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर हवा में खड़ा है, नवाब बोला। पुनः सबकी नज़रें मिली। कुछ तो गड़बड़ है ही, शाहिद ने दांत भींच कर कहा। अदनान के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। वो बोला, हेलीकॉप्टर से कमांडोज इस इमारत की छत पर उतर रहे होंगे। ये तो गलत बात है, शाहिद के होठों से निकला। नवाब पास आया और हंसकर बोला, तो हम भी कौन सी सही बात कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश करेंगे ही। तीनों की नज़रें मिली। बंदूकों के चेहरे फक पड़ने लगे थे, ये सोचकर कि कुछ होने वाला है। खाना चल रहा था। खाना खिलाते हुए जगमोहन की निगाह बार बार इन तीनों पर जा रही थी। वो महसूस कर रहा था कि हालात कभी भी बदल सकते हैं। हेलीकॉप्टर की स्थिर आवाज़ बराबर उसके कानों में पड़ रही थी। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अदनान होड़ बीच कर गुर्रा उठा। हम डर भी नहीं रहे। हमारे पास इतना असला बारूद है कि हिंदुस्तान के सैनिकों को सबक सिखा देंगे। नवाब कह उठा। फिर सामने पड़े बैगों की तरफ बढ़ गया। एक बैग के पास बैठा और नशे के पैकेट निकालकर नशा करने में व्यस्त हो गया। ये साले कुछ करके ही रहेंगे, शायद गुस्से से काँप उठा। हिंदुस्तानी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, अदनान ने भिचे स्वर में कहा। क्या मतलब? हमारे पास 88 बंदक है। वो जानते हैं कि हम बंदूकों को मार देंगे। ऐसे में वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ऊपर क्या हो रहा है? शाहिद ने दांत पीसे। वो कुछ भी करें परंतु हम सुरक्षित हैं। तभी खान भागता हुआ वहाँ आया। सीढ़ियों का लोहे का दरवाज़ा मजबूत है और ठीक से बंद है। वहाँ से किसी का भीतर आना आसान नहीं। परंतु छत के ऊपर हेलीकॉप्टर के हवा में खड़े रहने की आवाज़ बराबर आ रही है। वो कुछ करने जा रहे हैं, खान ने क्रूर स्वर में कहा। 88 बंदूकों के होते वो क्या हम पर हमला करेंगे खान? अदनान ने खतरनाक स्वर में कहा। खान अदनान को देखने लगा। वो कुछ नहीं करेंगे, मेरा भरोसा करो। बात तो तेरी जस्ती है, शाहिद ने कहकर सिर हिलाया। लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर कुछ तो कर रहा है, खान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर कुछ तो कर रहा है, खान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। अभी पता चल जाएगा। हमसे सौदेबाजी करने के बजाय हिंदुस्तान वाले कुछ और ही कर रहे हैं, खान ने गुस्से से कहा। मुझे पहले ही शक था कि यह मामला इतनी आसानी से नहीं निपटेगा। कुछ तो होगा ही। हम कम नहीं हैं, वो भी कम नहीं है, लेकिन अंत में जीत हमारी होगी। नवाब नशा लेने में व्यस्त था। जगमोहन और नानिया लोगों को खाना खिलाने में व्यस्त थे। इसी पल अदनान के हाथ में दबा सैटेलाइट फ़ोन बजने लगा। हेलो, अदनान ने बात की। इमारत के ऊपर हेलीकॉप्टर ने 4 कमांडोज छत पर उतारे हैं। लीडर की आवाज़ कानों में पड़ी। इस बात का हमें पहले ही शक था। अदनान के होठों से गुर्राहट निकली। लेकिन तुम लोगों को परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के पास बंधक है। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं लीडर? वो अपनी घेराबंदी कर रहे हैं, उन्हें करने दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये धोखा है, अदनान ने होड़ बीच कर कहा। वो कैसे? हमारी बातचीत चल रही है, इस बीच उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए था। तुम परवाह क्यों करते हो? थोड़ा बहुत तो ये सब होता ही रहेगा। क्या तुम डर रहे हो? हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है, अदनान गुर्राया। मैं अभी खुराना से बात करता हूँ। भारत सरकार के नुमाइंदे से?
हाँ वो बेशक कर ले, परंतु कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदनान ने सैटेलाइट फ़ोन बंद किया और खुराना को फ़ोन मिलाया। साले कुत्ते हैं हिंदुस्तान वाले, खान ने खा जाने वाले स्वर में कहा। तभी शाहिद खाना खाते बंदूकों की तरफ बढ़ता क्या उठा। जल्दी करो, लड़ाई शुरू होने वाली है, तुम सब मारे जाओगे। भारत सरकार ने इस इमारत की छत पर कमांडोज उतारे हैं, बहुत जल्दी मुकाबला शुरू होगा, परंतु उससे पहले हम तुम्हें मारेंगे। सुनकर बंदक सख्ते की हालत में रह गए। खाना खाना भी भारी पड़ने लगा उन्हें। उधर खुराना की आवाज़ अदनान के कानों में पड़ी। हेलो, तुम धोखेबाज हो। अदनान गुर्राया। मैंने क्या कर दिया? इस इमारत की छत पर 4 कमांडोज उतारे गए हैं। अच्छा, तो उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? अदनान ने कठोर स्वर में कहा। यह सामान्य हरकत है, आखिर इस मौके पर उन्हें भी तो कुछ करना है। चालाकी मत कर हमसे बैल के खुर, हम 88 बंदूकों की जान ले लेंगे, सब अभी लाशें फेंकना शुरू कर देंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे 4 साथी आतंकवादियों की रिहाई के बारे में सोचा जा रहा है। सोचा जा रहा है? हाँ, सरकार के बड़े लोग इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। वो तय कर रहे हैं कि तुम्हारी बात माने या ना माने। तुम उन बड़ों में शामिल क्यों नहीं हो? छोटे छोटे कुत्तों को कौन पूछता है? मैं तो सिर्फ तुम जैसे कुत्तों से ही बात कर सकता हूँ। तुमने हमें कुत्ता कहा? अदनान गुर्राया। मैंने तो एक बार कहा, परंतु तुम तो मुझे जाने बाद कितनी बार कह चुके हो। मैंने बुरा नहीं माना। मुझे लगता है कि जैसे हम पुराने दोस्त हों। तुमसे बचपन से ही बातें कर रहा हूँ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम सच में कुत्ते हो, मैं स्वीकार करता हूँ। याद रखना, अदनान ने खतरनाक स्वर में कहा, अगर हमसे कोई चालाकी की गई तो हम बंदूकों को मार देंगे। कुछ नहीं होगा, हमें बंदूकों की चिंता है, वो कमांडोज तो बस यूं ही हैं। अदनान ने फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर गुस्से के भाव नाच रहे थे। खान, तू ऊपर जा, ऊपर सीढ़ियों पर। उस दरवाजे का ध्यान रख कि उससे छेड़खानी तो नहीं की जा रही। अदनान कह उठा। ठीक है। खान के दांत पिच गए। कमांडो दरवाज़ा तोड़कर सीढ़ियों के रास्ते भीतर आ सकते हैं, अदनान वहशी स्वर में बोला। खान ने हाथ में पकड़ी गन को देखा और कहर भरे स्वर में बोला, वो नहीं आ सकते, मैं उन्हें भीतर नहीं आने दूंगा, सबको मार दूंगा। कहकर खान सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सबसे बड़ा हमला के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।